हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। हमने देखा था कि कूलम्ब फोर्स न्यूटोनियन इन नेचर है और वो एक सेंट्रल फोर्स है। इसके साथ साथ कूलम्ब फोर्स की एक और खासियत है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब कि कोई भी शेप वाली क्लोज लूप में पॉइंट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन है वो 0 होता है, क्योंकि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है और एक क्लोज्ड लूप में चार्ज मूव होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही वापस आता है। इसलिए चार्ज डिस्टेंस तो ट्रैवल करता है मगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने कहा कि वो 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 हो जाता है। अब तक हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस किया है। अब हम दो से ज्यादा चार्जेस यानी कि मल्टीपल चार्जेस के बीच कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे। ये मल्टीपल चार्जेस के बीच की फोर्स वाला कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिया गया है। इस प्रिंसिपल को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालते हैं तब वहां पर मौजूद चार्जेस इस फोर्स को इफेक्ट नहीं करते। अब हम तीन चार्जेस Q1, Q2 और Q3 को कंसिडर करके ये चार्ज Q1 पे पड़ रहे टोटल फोर्स को निकालेंगे। इसके लिए पहले चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। अगर हम चार्ज Q2 से लेके Q1 तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 होगा और R21 कैप इसका यूनिट वेक्टर होगा। ऐसे ही Q3 से Q1 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R31 होगा और R31 कैप इसका यूनिट वेक्टर होगा। और मान लीजिए कि चार्जेस Q1, Q2, Q3 के पोजीशन वेक्टर्स R1, R2 और R3 हैं और हम यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ सारे चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, इसलिए फोर्स रिपल्सिव होगा और फोर्स चार्ज Q2 से Q1 पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। इस फोर्स को हम F12 कहेंगे। ऐसे ही Q3 से Q1 पर पड़ने वाला फोर्स F13 भी रिपल्सिव होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। चार्ज Q1 पे पड़ रहा टोटल फोर्स या नेट फोर्स F1 भी पोजीशन वेक्टर R1 के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और हम यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ यूज करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इस नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले Q2 से Q1 पे पड़ रहा फोर्स और फिर Q3 के कारण Q1 पे पड़ रहा फोर्स पता करके Q1 पे पड़ रहा नेट फोर्स इन दोनों के वेक्टर सम से कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब कि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स F12 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 कैप होगा और फिर F13 K इंटू Q1 इंटू Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R31 कैप होगा। अब यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करिए जो कहता है कि द नेट फोर्स on a given charge is the vector sum of all forces acting on it। यानी कि यहाँ पर फोर्स F1, फोर्स F12 और फोर्स F13 का वेक्टर सम होगा। दोनों फोर्सेस F12 और F13 को सब्स्टिट्यूट करके टोटल फोर्स F1 पता किया जा सकता है। और अगर यहाँ पे nth चार्ज Q1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर Rn और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Rn1 और यूनिट वेक्टर Rn1 कैप होगा क्योंकि ये चार्ज Q1 की तरफ बढ़ रहा है। तब Q1 पर का नेट फोर्स F1 तक के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सारे फोर्सेस को सब्स्टिट्यूट करके K और Q1 को कॉमन लेके अगर ब्रैकेट्स लगा लें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा F1 का और फिर इसका जनरल फॉर्म होगा K इंटू Q1 समेशन I इज इक्वल टू 2 to n QI अपॉन RI1 स्क्वायर इंटू RI1 कैप। यहाँ पर समेशन के सिंबल का मतलब ये है कि हमने सारे फोर्स के टर्म्स को ऐड कर लिया और यहाँ पर I इज इक्वल टू 2 till n इसलिए लिखा है कि यहाँ चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 से लेके n चार्जेस तक के फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर QI और RI ये क्लियर करता है कि हम हर I के टर्म की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर
यानी कि I अगर 2 होगा तो I की जगह में 2 लिख के RI1 को R21 लिखेंगे, और अगर I के जगह में 3 होगा तो RI1 को R31 लिखेंगे। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1/4πε0 है, इसलिए फोर्स F1 Q1 अपॉन 4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 2 to n QI अपॉन RI1 स्क्वायर इंटू RI1 कैप होगा। सपोज दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और 2Q1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। अब अगर एक तीसरा चार्ज Q2 इन दोनों के बीच मिड पॉइंट पे रखा गया है और आपको इस थर्ड चार्ज Q2 पर पड़ रहा फोर्स पता करना है, तो आपको पहले चार्ज Q1 के कारण Q2 पर पड़ रहा फोर्स पता करना है। यहाँ पर सेपरेशन का डिस्टेंस L/2 है, इसलिए कूलम्स लॉ के अनुसार F1 हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L/2 होल स्क्वायर, और फिर ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और उसका स्क्वायर 4 है, तो ये F1 हो जाएगा K इंटू 4Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि फोर्स रिपल्सिव है और चार्ज Q2 पर पड़ रहा फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फोर्स F1 x एक्सिस के अलोंग है और उस फोर्स का y कंपोनेंट 0 है। इसके बाद फिर हम 2Q1 के कारण चार्ज Q2 पर पड़ रहा फोर्स पता करेंगे, जो कि F2 होगा, और वो होगा K इंटू 2 टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन L/2 होल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q1 के जगह में अब हम 2Q1 लिख रहे हैं, और फिर से L/2 होल स्क्वायर में से जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और वो फिर 2 से मल्टीप्लाई होके 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। तो अपना फोर्स F2 हो जाएगा K इंटू 8 Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर भी फोर्स x डायरेक्शन के अलोंग ही है, मगर वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है और इसका y कंपोनेंट 0 है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगा के इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया जाना चाहिए, मगर क्योंकि फोर्स F2 माइनस x डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल फोर्स इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करके बनेगा, जो कि होगा -4K इंटू Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि चार्जेस Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है और Q2 पे पड़ रहा फोर्स -x डायरेक्शन के अलोंग है। इस मेथड को आप 2 से ज्यादा चार्जेस यानी कि मल्टीपल चार्जेस पर भी लगा सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 से लेके Q1 तक है, तो Q2 के कारण Q1 पर पड़ रहा फोर्स यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पर दूसरे चार्जेस Q3, Q4 टिल Qn का कोई असर नहीं होगा, और Q1 पर जो फोर्स है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और ये वेक्टर सम कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में कहा था हमने कि वेक्टर एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ को यूज किया जा सकता है और ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के समान है। इससे हम रिजल्टेंट फोर्स भी पता कर सकते हैं। अगर रिजल्टेंट फोर्स R है तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, और इस रिजल्टेंट फोर्स को हम वेक्टर्स को शिफ्ट करके पता कर सकते हैं। वेक्टर्स की एक खासियत ये भी है कि हम उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना उनको शिफ्ट कर सकते हैं और हमारे कैलकुलेशंस इससे गलत नहीं होंगे बल्कि और आसान हो जाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्स एक्सिस पर रखे गए हैं और ऑरिजिन से उनका डिस्टेंस L है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन के राइट साइड में रखा गया हो तो इलेक्ट्रॉन 2 पर पड़ रहे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। वो कहते हैं कि क्या वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा, या फिर वो फोर्स 0 होगा। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करेंगे क्योंकि वो लाइक चार्जेस हैं, मगर प्रोटॉन पास वाले इलेक्ट्रॉन 2 से अट्रैक्ट कर जाएगा और इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होगा वो लेफ्ट में यानी कि -x डायरेक्शन में होगा। अब हम एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम,
QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? 4 पॉइंट चार्जेस को स्क्वायर के कॉर्नर्स में रखा गया है। इस स्क्वायर के सेंटर में भी एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। इस पर जो फोर्स पड़ रहा है हमें उसे पता करना है। इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं। अब ये स्क्वायर है, मतलब कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और फिर इसी के कारण AO, OC, DO और OB भी सेम होंगे, वो इक्वल होंगे। जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट वर्टिसेस में सेम रखे गए हैं, यानी कि QA, QB सेम है और QC और QD सेम है। अब जो सेंटर वाले चार्ज पे फोर्सेस पड़ रहे हैं वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और जब सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे तो सेंटर वाले चार्ज पर जो फोर्स पड़ेगा वो 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. Then the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle will be. यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है और सेम चार्जेस इसके वर्टिसेस पे रखे गए हैं। इस ट्रायंगल का साइड L है। हमें सेंट्रॉइड पे मौजूद चार्ज कैपिटल Q पर पड़ने वाले फोर्स का पता लगाना है। यहाँ पर सिमेट्री के कारण तीनों फोर्सेस इक्वल होंगे और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। ऐसे फोर्सेस जो एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि जो कोप्लेनार होते हैं और जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और जिनके बीच इक्वल एंगल होता है, लैमिस थ्योरम के अनुसार ऐसे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है। इसलिए सेंट्रॉइड पे मौजूद चार्ज Q पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। इसलिए सेंट्रॉइड पे मौजूद चार्ज कैपिटल Q पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। हम इस प्रॉब्लम को शिफ्टिंग वेक्टर्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमें JEE, नीट, एमसेट और केसेट को ध्यान में रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और टाइम बचाना है, इसीलिए हम हमेशा शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाएंगे। ओके देन, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय।